गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके पार्ट नंबर 4 की हम बात करेंगे और पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया। हम बात कर रहे थे परिरक्षण विपरिरक्षण प्रभाव की, सेल्डिंग और डीसेल्डिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे थे। एक प्रोटॉन जो होता है वो चक्रण शो करता है और मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है। तो कोई भी प्रोटॉन किस क्षेत्र से रेडियो आवृत्ति की विकिरणों को अवशोषित करेगा, ये उसके केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। उस प्रोटॉन की चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों के मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा कि प्रोटॉन की चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर सेल्डिंग इफेक्ट डाल रहे हैं, डीसेल्डिंग इफेक्ट डाल रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी बात। हम बात कर रहे थे डीसेल्डिंग या सेल्डिंग की। तो जब प्रोटॉन एक मैग्नेटिक फील्ड फील करता है तो इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है तो वो अपने चारों ओर एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, और उस प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने पर जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन नाभिक के अंदर उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं वो उस क्षेत्र में अब्जॉर्प्शन नहीं करते। फिर कहाँ करते हैं? अब फील्ड में जाकर उच्चतम स्तर पर जाकर के अब्जॉर्प्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परिरक्षण हो रहा है, सेल्डिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सेल्डिंग कर रहे हैं। अगर प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनकी सेल्डिंग होगी। वो प्रोटॉन उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का, उस क्षेत्र में विकिरणों का अवशोषण नहीं करेंगे, अब्जॉर्प्शन नहीं दर्शाएंगे। अब फील्ड में जाकर दर्शाएंगे। हमने बात भी की थी कि मान लो ये क्षेत्र अब फील्ड को शो कर रहा है और ये क्षेत्र जो है वो डाउन फील्ड को शो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? प्रोटॉन की सेल्डिंग कर देगा, और इसलिए प्रोटॉन वहाँ पर अब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। कहाँ पर करेंगे? अब फील्ड में। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हो, मान लो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा होता है तो ये अब फील्ड में अब्जॉर्प्शन शो करेंगे, और अगर कोई माइनस आई वाला जुड़ा हुआ है तो ये डाउन फील्ड में अब्जॉर्प्शन शो करेंगे। अगर प्रोटॉन के चारों इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस कंडीशन में प्रोटॉन जो होता है वो डाउन फील्ड में ही अब्जॉर्प्शन शो कर सकता है और सिग्नल भी डाउन फील्ड में शो करेगा। तो हम किसी भी अणु में पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परिरक्षण और विपरिरक्षण शो करते हैं। तो हम किसी अणु में पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेल्डिंग व डीसेल्डिंग, परिरक्षण और विपरिरक्षण। सेल्डिंग कब होगी? जब प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे, तब तो सेल्डिंग हो जाएगी। और अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन
और प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, तो शेल्डिंग इफेक्ट हो जाएगा। एक बार वापिस सुनिए, फिर ही थोड़ा आगे पीछे हो गया तो ध्यान से। जब नाभिक के अंदर उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं, उन प्रोटॉन और बाहर की ओर चक्कर लगाने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों, उनका जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और नाभिक का जो चक्रण क्षेत्र है, वो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, तो शेल्डिंग हो जाएगी। अगर पैरेलल होंगे तो डीशेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम एसिटिलीन का। एसिटिलीन और एसिटिलीन क्या होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और इसके चारों और ये कार्बन, और इसके पास यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन प्रोटॉन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, चुम्बकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। तो ये तो ऐसे हो गए, ठीक है, और इनका जो क्षेत्र होगा वो ऐसे हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, और ये प्रोटॉन का जो क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल हैं, और एंटी पैरेलल हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रोटॉन के जो क्षेत्र है उसका क्या कर रहा है? परिरक्षण कर रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है? शेल्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? शेल्डिंग हो रही है, क्योंकि ये क्षेत्र तो यहाँ है और ये क्षेत्र ऐसे लग गया मान लो, तो ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए? एंटी पैरेलल हो गए। ठीक है, ये तो बात हुई एसिटिलीन की। और भी कोई एग्जांपल लें, जैसे हम एल्कीन ले लेते हैं। क्या ले लें? एल्कीन। एग्जांपल नंबर 2 एल्कीन। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉनों का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हो रही है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? पैरेलल हो रहे हैं। और पैरेलल हो रहे हैं, पैरेलल में हमेशा ही क्या होती है? आंख मिच के लिख दो, डीशेल्डिंग। जब प्रोटॉन का क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन का प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो डीशेल्डिंग होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है? डीशेल्डिंग हो रही है। जैसे एल्डिहाइड ले लें हम, अगला एग्जाम्पल एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और इनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी दोनों क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल। तो क्या हो रही है? डीशेल्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? डीशेल्डिंग। पैरेलल है तो डीशेल्डिंग होगी, एंटी पैरेलल है तो शेल्डिंग होगी। ये हमने एल्डिहाइड की बात की। उसके बाद में एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम बेंजीन का। बेंजीन का लेते हैं एग्जाम्पल। ये बेंजीनिंग, ठीक है, ये बेंजीनिंग के प्रत्येक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम। ये प्रत्येक प्रोटॉन है, ठीक है, और इनके बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से होगा, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लगाया जाए
तो इस तरीके से, ये इस तरीके से, और नाभिक के इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या करेंगे, इस तरीके से चक्कर लगाएंगे। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर भी डीशेल्डिंग हो रही है। क्या हो रही है, डीशेल्डिंग हो रही है। तो इस प्रकार हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के शेल्डिंग या डीशेल्डिंग पाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो क्षेत्र लगता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो डीशेल्डिंग होती है, और एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं तो शेल्डिंग इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में एक टॉपिक और आता है हमारा रासायनिक विस्थापन। रासायनिक विस्थापन या फिर बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई भी रासायनिक बंध होता है, केमिकल बॉन्ड की बात करें, और केमिकल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घूमते हैं, रोटेट होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण प्रोटॉन के द्वारा अब्जॉर्प्शन किया जाएगा, और प्रोटॉन का अब्जॉर्प्शन करने पर प्रोटॉन या तो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा या निम्नतम ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। भी केमिकल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, और घूमने से प्रोटॉन का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। प्रोटॉन के अब्जॉर्प्शन होने से प्रोटॉन की अब्जॉर्प्शन की जो पोजीशन होती है वो कैसी होगी, या तो उच्च ऊर्जा स्तर की होगी या निम्नतम ऊर्जा स्तर की होगी। तो प्रोटॉन के अब्जॉर्प्शन की स्थिति में इस तरीके का जो विस्थापन होता है उसे क्या बोला जाएगा, रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट। हम HNMR के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल लें जिसका नाम है टेट्रामेथिलसिलेन। टेट्रामेथिलसिलेन यानी कि सिलिकॉन, इसके साथ यहाँ CH3, यहाँ CH3 और CH3 और यहाँ CH3, 3, 6, 9 और 12 हाइड्रोजन है, यानी कि ये क्या है, प्रोटॉन है। 12 क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए। ठीक है, ये प्रोटॉन जो है वो सेम ही है, और जो सिलिकॉन है उसकी नेगेटिविटी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, कम है, लो है। मतलब टेट्रामेथिलसिलेन का एग्जाम्पल लें इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है, यानी कि प्रोटॉन सारे क्या है, सेम है, और जो सिलिकॉन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो कम होने से यहाँ पर प्रोटॉन का क्या होता है, विपरिरक्षण होता है। क्या होता है, विपरिरक्षण होता है, या डीशेल्डिंग अवस्था में रहेंगे, और डीशेल्डिंग अवस्था में रहेंगे तो 0 ppm पर अवशोषण शो करेंगे, 0 ppm पर, क्योंकि अवशोषण के लिए एक ppm की निश्चित वैल्यू होती है कि कौन सा कंपाउंड किस ppm पर अवशोषण शो करेगा। तो ये 0 ppm चुंबकीय क्षेत्र पर अवशोषण शो करते हैं। कौन, टेट्रामेथिलसिलेन। तो रासायनिक शिफ्ट को शो करने का एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके से हमने शो किया। और रासायनिक शिफ्ट जो होते हैं वो 2 पैमाने में शो किए जाते हैं। एक पैमाना होता है डेल्टा पैमाना, और दूसरा होता है टॉर्क पैमाना। 2 पैमाने होते हैं, एक तो डेल्टा पैमाना और एक टॉर्क पैमाना। जो डेल्टा पैमाना है
वो क्या होता है, मतलब प्रचलित पैमाना माना जाता है जिसके अकॉर्डिंग टेट्रामेथिलसिलेन, मतलब डेल्टा पैमाने के अकॉर्डिंग टेट्रामेथिलसिलेन 0 ppm पर अवशोषण शो करता है। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि इसके रासायनिक शिफ्ट के अकॉर्डिंग इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रोटॉन के मान से कभी भी रासायनिक शिफ्ट के साथ बढ़ता नहीं है। और जो टॉर्क पैमाना होता है वो कम प्रचलित पैमाना है, लेकिन ये क्या करता है, टेट्रामेथिलसिलेन का वैल्यू 10 ppm मानता है। क्या करता है, 10 ppm। तो दोनों देखो, ये काफ़ी प्रचलित पैमाना है जिसके अकॉर्डिंग टेट्रामेथिलसिलेन का जो मान है वो 0 ppm या 0 चुंबकीय क्षेत्र मानता है, और ये क्या करता है, 10 ppm मानता है। क्योंकि टॉर्क को हम ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 10⁻⁶, इस आधार पर हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम टॉर्क पैमाने को इस तरीके से शो कर सकते हैं। अपने यहाँ पर हम एक पैमाना लेते हैं इस तरीके से, और इस पैमाने ये ppm में शो किया जाता है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, इसी के अकॉर्डिंग इस पैमाने को इस साइड से लिख सकते हैं अपने। यहाँ पर ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड अलग अलग ppm पर शो होते हैं। जैसे एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड यहाँ शो करता है, एल्डिहाइड का जो पैमाना होता है वो 9 और 10 के बीच में होता है। एरोमेटिक कंपाउंड चाहे बेंजीन की बात कर लें अपने, ये क्या करता है, 1 और 2 के बीच शो करता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमारे पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है मान लो, और उस एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है मान लो, तो ये 3 और 2 ppm पर शो करेगा। और या फिर एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड का पैमाना 0 से 1 होता है। और इसी प्रकार अगर कोई विनाइल टाइप का कंपाउंड हो हमारे पास में, तो विनाइल टाइप का अगर कंपाउंड होता है तो वो यहाँ से होता है। विनाइल टाइप का कोई कंपाउंड है मान लो, तो वो 4.5 से 5.5 के बीच में ppm पर शो करता है। तो ये रासायनिक शिफ्ट थे। रासायनिक शिफ्ट के 2 पैमाने, डेल्टा पैमाना टेट्रामेथिलसिलेन के लिए 0 माना जाता है, टॉर्क पैमाना टेट्रामेथिलसिलेन के लिए 10 ppm माना जाता है। इसको निकाल ऐसे सकते हैं अपने। ठीक है, और ये एक पैमाना जिसके अकॉर्डिंग ppm की वैल्यू 2 प्रकार से दी गई, एक एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से लिख सकते हैं अपने। एल्डिहाइड के लिए 9-10 ppm पर, विनाइल के लिए 4.5 से 5.5 के बीच, कोई एरोमेटिक कंपाउंड के लिए 1 से 2, और एरोमेटिक कंपाउंड पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो 3 से 2, और एलिफेटिक एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए 0-1 ppm पर ये पैमाना शो किया जाता है। तो ये था केमिकल शिफ्ट। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
बच्चों इस वीडियो को देखो, आप समझने की कोशिश करो, बाकी लिखित में नोट्स भी भेज दिए जाएंगे जैसे ये चैप्टर पूरा होगा। धन्यवाद।